हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो इसमें एक टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसे देखते हैं पहले कि ये क्या चीज़ है। तो यूक्लिड एक मैथ्स टीचर थे लगभग 2300 ईयर्स पहले इजिप्ट में। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम और फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists integers, unique integers, q and r satisfying a equal bq प्लस r, और ये r जो है आपका 0 से ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा और b से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन है कि अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर a और b दिए जाएं तो हमेशा दो यूनिक इंटीजर्स q और r ऐसे होंगे कि जिससे ये रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन ट्रू होगी हमेशा। यानी कि अगर b और q की आप मल्टीप्लाई करो और r ऐड कर दो तो वो a के इक्वल होगा, और r की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, b और 0 के बीच में होनी चाहिए। 0 के इक्वल भी हो सकती है या फिर 0 से बड़ी और b से छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना, कि यार अगर कोई भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, कोई भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो तो उनके लिए कोई ना कोई दो इंटीजर्स ऐसे जरूर मिल जाएंगे q और r जिससे ये रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, ये b और q की मल्टीप्लाई करके अगर r को ऐड करो तो वो a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इस डेफिनेशन को हम एक कहानी के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पर ताला खरीदने जाते हो, ताला मतलब लॉक। अब दुकानदार आपसे कहता है कि जो चाबियां हैं सभी तालों की वो मिसप्लेस हो गई हैं, कहीं गुम हो गई हैं, शॉप में ही हैं, गुम हो गई हैं। तो आप पूछते हो तो अब क्या किया जाए। तो दुकान वाला कहता है कि अगर आप हमारे यहाँ से दो स्पेशल ताले खरीदते हो तो हम चाबी आपको ढूंढने की गारंटी देते हैं, दो चाबियां हम ढूंढ कर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप कहते हो ठीक है, दो स्पेशल ताले दे दीजिए मुझे। तो दुकान वाला जो दो स्पेशल ताले की बात कर रहा है, तो ताले का मतलब इंटीजर्स से है और स्पेशल का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स नहीं, अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हो यानी कि दो स्पेशल ताले लेते हो तो वो दुकानदार जो है आपको चाबी की गारंटी दे रहा है कि चाबी ढूंढ के दे देगा आपको। ठीक है, अब वो चाबी ढूंढने लगता है दुकान वाला। तो आप थोड़ी देर बाद कहते हो कि भाई चाबी है भी या नहीं। तो दुकान वाला कहता है कि नहीं, अगर आप दो स्पेशल ताले लोगे तो उनकी चाबी जरूर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, चाबी जरूर है, एग्जिस्ट करेगी। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप दो स्पेशल दो पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे तो देयर एग्जिस्ट, कि एग्जिस्ट करेगा क्या, इंटीजर्स क्यू एंड आर। ये क्यू एंड आर एक चाबी की तरह आप मानिए कि क्यू और आर एग्जिस्ट जरूर करेंगे। तो दुकान वाला कह रहा है कि चाबी जरूर है, ठीक है, बट थोड़ी देर लगेगी, मैं ढूंढ कर दे दूंगा। अब आप कहते हो उससे दुकान वाले से कि भाई चलो कोई दूसरी चाबी दे दो, क्योंकि हर ताले की डुप्लीकेट चाबियां तो होती हैं कि अगर वो नहीं मिल रही तो कोई उसकी डुप्लीकेट होंगी, वो ढूंढ के दे दो आप हमें पहले। तो वो दुकान वाला कहता है कि नहीं, ये जो स्पेशल ताले हैं इनकी जो चाबियां हैं वो यूनिक है, यानी कि एक ही चाबी है इनकी, उसी चाबी से ताले खुलते हैं, कोई दो चाबी नहीं हो सकती। तो वही है यूनिक। यूनिक का मतलब है कि ये जो क्यू और आर होंगे ये एक ही होंगे,
एक ही कोई क्यू और आर ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ताले की चाबियाँ दो नहीं हो सकती उस केस में जहाँ आप खरीदने गए हो दुकान पे, तो वहाँ ऐसे ही यहाँ भी क्यू और आर की कोई दो वैल्यू ऐसी नहीं होंगी कि क्यू की दो वैल्यू हो गई ऐसी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और आर की भी कोई दो वैल्यू हो गई। सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होगी क्यू की और एक ही वैल्यू आर की होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है बच्चों, अब चलो एक गेम के हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप चाहते हो कि ये डेफिनेशन गलत प्रूव करना चाहते हो कि ये डेफिनेशन गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दो इंटीजर लो ए बी तो उसके लिए कोई ना कोई दो इंटीजर ऐसे जरूर होंगे क्यू आर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपका काम है मुझे गलत प्रूव करना और मेरा काम है इस डेफिनेशन को सही प्रूव करना। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसा सिद्ध कर दें कि आप मुझे दो नंबर दो ए और बी और मैं क्यू और आर ऐसे नंबर ना ढूंढ पाऊँ जिससे ये इक्वेशन सही साबित होती हो। तो आप पहला ऑप्शन अपना ट्राई करने की कोशिश करेंगे और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऐसा क्यू और आर की कोई दो वैल्यू ला कर दिखा दें कि आपने ए और बी की वैल्यू दी, मैंने क्यू आर की आपको एक वैल्यू दे दी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप क्या काम करेंगे क्यू और आर की एक वैल्यू और ढूंढ कर निकाल दोगे और फिर कहोगे कि क्यू और आर की देखो दो वैल्यू हैं। तो इस तरीके से भी आप मुझको गलत प्रूव कर सकते हो और इस डेफिनेशन को गलत प्रूव कर सकते हो। तो बच्चों चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। आपका काम है कि आप मुझे ए और बी की वैल्यू दोगे और मेरा काम है कि मैं आपको क्यू और आर की वैल्यू दूंगा और फिर देखेंगे कि ये रिजल्ट सही होता है या नहीं, ये इक्वेशन ट्रू होल्ड होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने मुझे नंबर दिए 17 एंड 3, आपने ए की जगह 17 दिया और बी की जगह आपने मुझे दिया 3। तो मेरा काम है क्यू और आर को की वैल्यू देना, तो मैं क्यू की वैल्यू देता हूँ 5 एंड आर देता हूँ 2। अब देखते हैं ये इक्वेशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। वो इक्वेशन है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 17 इक्वल होना चाहिए 3 इंटू 5 प्लस 2, बी और क्यू की मल्टीप्लाई और 2 को हमें आर को ऐड करना है। तो देखते हैं 3 5 जो 15 और प्लस 2 17, तो 17 इक्वल हो गया दोनों, यानी कि ये इक्वेशन सही है हमारी। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप एक बार और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब की बार सपोज आप मुझे वैल्यू देते हैं 20 एंड 4, ए की वैल्यू दी आपने मान लिया 20 और बी की वैल्यू दी 4 और मुझे देनी है क्यू की वैल्यू और आर की। तो मैं क्यू की वैल्यू देता हूँ आपको 5 और आर की वैल्यू देता हूँ 0। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ये इक्वेशन ट्रू है या नहीं है। बी ए इक्वल होना चाहिए बी इंटू क्यू, यानी कि 4 इंटू 5 प्लस आर, आर है हमारा 0, इसके इक्वल होना चाहिए। तो 4 5 जो 20, 20 प्लस 0 इक्वल 20। अभी भी ये इक्वेशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो अब आप तो परेशान हो गए। तो अब आप सोचते हैं हो सकता है कि मैं हर बार आप ए की वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं, ए की 17 थी बी की 3, या 24 ए की वैल्यू ज़्यादा दे रहे थे इसलिए मैं जीत रहा हूँ। तो अब की बार आप ए की वैल्यू कम दे के देखते हैं। तो सपोज करो आपने अब की बार दी 10 एंड 20, आपने ए की जगह दिया मुझे 10 और बी की जगह दिया 20। तो मैं क्यू की जगह आपको दूंगा 0 एंड आर की जगह पर दूंगा मैं आपको 10। अब देखते हैं ये इक्वेशन अभी भी ट्रू होल्ड हो रही है या नहीं। तो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू, क्यू है हमारा 0 प्लस आर, आर है हमारा 10। तो 20 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस 10, तो इधर भी 10 है इधर भी 10 है ना। तो अभी भी ये इक्वेशन सही है। तो अब क्या करें, अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है, आप अभी भी मुझे गलत प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर आप दो वैल्यू दोगे मुझे ए बी की तो पी और क्यू तो मैं ढूंढ कर निकाल दूंगा, तो इस तरीके से तो आप जीत नहीं सकते। तो अब आप सोचते हैं कि ये दूसरा ऑप्शन है कि आप ये प्रूव कर दें कि क्यू और आर की सिर्फ ए की वैल्यू नहीं है। देखो क्यू और आर की एक एक वैल्यू तो मैंने दे दी। अब आप सोचते हैं कि क्यों ना आप एक वैल्यू और एक्स्ट्रा दे दें, तो मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन में है कि क्यू और आर यूनिक होंगे, यानी कि एक ही वैल्यू पॉसिबल है इनकी। तो अब आप अपना दिमाग लगाते हैं और आप कहते हैं कि
आप अपनी क्यू और आर की वैल्यू देते हैं एक और। आप कहते हैं कि 17 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 17 इक्वल 3 इंटू 4 प्लस 5, यानी कि 3 4 जा 12 और 5 प्लस करोगे तो 17 हो गया। यानी कि आपने जो वैल्यू दी क्यू की आपने मुझे वैल्यू दी है 4, क्यू इक्वल दिया आपने 4 और आर इक्वल किया आपने 5 के। तो ये इक्वेशन तो अभी भी होल्ड कर रही है कि 3 4 जा 12 प्लस 5 17, और जबकि क्यू की वैल्यू मैंने दी थी 5 और आपने एक और वैल्यू दे दी 4, तो क्यू की 2 वैल्यू हो गई। और आर की वैल्यू मैंने 2 दी थी, आपने 5 दे दी, तो आर की भी 2 वैल्यू हो गई। यानी कि ये क्यू और आर तो यूनिक नहीं बचे, है ना। तो ये इस तरीके से मैं गलत साबित हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ भी करते हैं कि आपने जो है 20 को लिख दिया ऐसे कि 4 इंटू 4 प्लस 4, यानी कि 4 4 जा 16 और प्लस 4 करेंगे तो 20। यानी कि आपने क्यू की क्या वैल्यू दी मुझे, इस बार आपने क्यू की वैल्यू दे दी 4 और आर की वैल्यू दे दी 4। मैंने दी थी 5 और 0, आपने दे दी 4 4, यानी कि क्यू की भी 2 वैल्यू पॉसिबल हो गई, आर की भी 2 वैल्यू पॉसिबल हो गई, यानी कि ये यूनिक नहीं बचे। तो आप जीत गए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, बट आप एक चीज भूल गए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो आर है ये बी और 0 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, आर क्या होना चाहिए, 0 और बी के बीच में, यानी कि बी से छोटा होना चाहिए और 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। लेकिन आपने देखो आपने क्या किया है, आपने आर को माना है 5 और बी क्या था हमारा 3, ये बी था, तो आर तो आपने बी से बड़ा ले लिया, जबकि हमें क्या लेना था, आर को बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गई आपकी। ठीक है ना, आर आप बी से बड़ा ले रहे हैं, बी 3 था हमारा और आर आपने 5 ले लिया। मैंने लिया था आर 2, बी से छोटा है, देखो यहाँ पर आर 0 लिया है, बी से छोटा है, बी 4 है, यहाँ पर आर 10 लिया है मैंने और बी 20 है। यानी कि इस ये जो आगे लिखा हुआ है इस इक्वेशन को भी हमें, इस इनइक्वालिटी को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके, तो ये यहाँ भी देखिए आपने आर को क्या लिया था 4 और बी कितना था आपका 4, तो इक्वल भी नहीं हो सकता, आपने इक्वल ले लिया, हमें क्या लेना है, छोटा लेना है आर को हमेशा बी से, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए जाएं ए बी, तो उनके लिए क्यू और आर हम हमेशा मिल जाएंगे, हमें हमेशा एग्जिस्ट करेंगे दो इंटीजर क्यू और आर। और वो भी कैसे कि ये एक तो इक्वेशन ये होल्ड करेगी और आर की वैल्यू जो है वो 0 और बी के बीच में होगी। ठीक है बच्चों, अब आप जीत तो नहीं पाए, तो अब आप क्या कहते हैं कि चलो भाई कम से कम ये तो बता दो कि ये डेफिनेशन आपके दिमाग में आई कहाँ से, यानी कि मेरे दिमाग में कहाँ से आई, मेरे तो नहीं, ये लेमा जो है ये आखिर आया कहाँ से, कैसे ये डेफिनेशन किसी ने दी कि भाई ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, आखिर ये बात आई ही क्यों दिमाग में। तो ये बच्चों कोई नई बात नहीं है, इसका सीक्रेट है इसके नेम में। देखिए यहाँ लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो डिवीजन से इसका रिलेशन है। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये जो स्टेटमेंट है ये लेमा कहाँ से आया है, इसका जो सीक्रेट छुपा है वो है डिवीजन में। देखिए जब भी हम डिवीजन करते हैं तो एक तो बच्चों डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, और एक होता है जो यहाँ पर वैल्यू आती है वो होता है कोशेंट। ठीक है, कोशेंट, और यहाँ नीचे जो बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, जब भी हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं उसमें एक डिविडेंड होता है जिसे डिवाइड किया जाता है, एक डिवाइजर होता है जो डिवाइड करता है, और फिर एक आंसर जो आता है वो कोशेंट होता है, और नीचे रिमाइंडर या तो बचेगा या 0 होगा। ठीक है, तो वो रिमाइंडर होता है नीचे। इन चारों में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है कि अगर आप डिवाइजर को, ये जो डिवाइजर है इसको कोशेंट से मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो वो डिविडेंड के इक्वल होता है। यानी कि ये डिविडेंड जो होता है बच्चों वो डिवाइजर इनटू कोशेंट
प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को ऐड कर दो तो डिविडेंड के इक्वल होता है। देखिए एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं। सपोज करो 17 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर बचा 2। तो ये जो डिवाइजर है 5, इसकी अगर इस 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 और 2 को ऐड कर दो, 15 प्लस 2 17, तो डिविडेंड के इक्वल होता है। ये जो डिविडेंड है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस 2। ये हमेशा से जानते हैं हम, ठीक है। इसी बात को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा गया है। दूसरा ये जो लिखा हुआ है कि ए और बी अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर लिए जाएं तो क्यू और आर हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, ये क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आप कोई भी दो नंबर दोगे तो डिवीजन तो हमेशा पॉसिबल होगा ना। एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड तो आप हमेशा कर सकते हो भाई, रिमाइंडर या तो जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा, पर डिवाइड तो हमेशा ही कर सकते हो ना। तो अगर डिवाइड कर सकते हो तो कोशेंट और रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ आएंगे, ठीक है। तो वही है, क्यू से यहाँ हम कोशेंट को डिनोट कर रहे हैं और आर से रिमाइंडर को डिनोट कर रहे हैं। यानी कि कोई भी अगर आप दो नंबर लोगे तो कोशेंट और रिमाइंडर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या हो सकता है, अगर वो पूरा का पूरा कट गया, जैसे अगर आप 14 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 0, तो या तो रिमाइंडर 0 होगा, देखिए रिमाइंडर 0 के इक्वल भी हो सकता है, या फिर b से छोटा होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। b से छोटा होने का मतलब है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आपका हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। देखिए यहाँ 5 से डिवाइड किया था तो 2 आया था। कभी भी ये रूल है कि रिमाइंडर जो है डिवाइजर से आपका छोटा होगा, क्योंकि अगर छोटा नहीं होगा तो डिवीजन प्रोसेस एंड ही नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। डिवीजन प्रोसेस एंड तभी होता है जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा रह जाता है, ठीक है, उसके बाद डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। तो यही लिखा है कि रिमाइंडर जो होता है या तो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होगा, बट बी जो है हमारा यहाँ पे डिवाइजर है, बी से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो बी से छोटा होगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखते हैं कि ये यूनिक क्यों कह रहे हैं हम कि क्यू और आर यूनिक होंगे। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम दो नंबर फिक्स कर लें कि 17 को सपोज करो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट और रिमाइंडर फिक्स ही होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं 17 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर और कोशेंट कुछ और आए, और अगर आप डिवाइड करो 17 को 5 से तो आपका कोशेंट और रिमाइंडर कुछ और आए, ठीक है ना बच्चों। कोशेंट और रिमाइंडर तो फिक्स हो जाते हैं, जैसे ही आप डिविडेंड और डिवाइजर को फिक्स करते हो वैसे ही कोशेंट और रिमाइंडर फिक्स हो जाते हैं। वही आपका आंसर आएगा, वही मेरा आएगा, इसीलिए लिखा है कि यूनिक होंगे ये क्यू और आर, कोशेंट और रिमाइंडर जो है यूनिक होंगे। तो बच्चों ये जो वैल्यू इधर मैंने निकाली है क्यू और आर की, ये इसी डिवीजन प्रोसेस से निकाली है, ठीक है, कोई मैजिक की हेल्प से नहीं निकाली, ये सिंपल मैंने डिवाइड किया। जैसे आपने ए दिया था 17, तो ए को बी से जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर बचा 2, तो वही मैंने 17 को क्या लिखा है 3 इंटू 5 प्लस 2, 3 इंटू 5 यानी कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वही लिखा मैंने 17 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2। ऐसे ही यहाँ किया मैंने 20, ए है 20 और बी है 4, तो जब 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आया 0, तो 4 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 प्लस 0, 4 इंटू 5 प्लस 0। और ऐसा ही जब आपने ए को छोटा दे दिया तो डिवीजन अभी भी पॉसिबल है। देखिए 10 अगर ये जो छोटा हो जाएगा, अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो गया तो 21 जा 20 तो हम चला नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा 20 0 चलानी पड़ेगी, 20 0 0, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा 10, है ना। अगर 1 नहीं चल पा रही तो 0 चलाओगे आप, तो अभी भी पॉसिबल है ये कि 10 इक्वल कितना हो जाएगा 20 इंटू 0 प्लस 10, ठीक है ना। 20 इंटू 0 प्लस 10 किसके इक्वल हो जाएगा इस 10 के, तो 10 इक्वल टू 20 इंटू 0 प्लस 10। तो बच्चों ये था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक मेथड है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए हम
इस मेथड का यूज करते हैं जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और एचसीएफ निकालना तो हमें पहले से भी आता है, तो ये एक जस्ट अनदर एक मेथड है। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर सपोज करो 12 और 18 का हमको एचसीएफ निकालना है, तो 12 के फैक्टर लिख लेंगे पहले हम 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 18 के फैक्टर लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, जैसे एक 2 कॉमन है, एक 3 दोनों में कॉमन है, तो इन कॉमन फैक्टर को लिख लेंगे 2 इंटू 3, तो ये एचसीएफ हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा 6 के इक्वल। तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो, या फिर ऐसा इंटीजर्स, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसा हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जिससे ये दोनों डिविजिबल हो। ठीक है, जो वो हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, वो होता है एचसीएफ। ठीक है, अब ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक मेथड है एचसीएफ निकालने का, जो यूज करेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ निकालेगा ये मेथड एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम का मतलब है कि किसी भी टास्क को या किसी भी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे सपोज करो आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने की ये जो टास्क है, इसको आप छोटे छोटे टास्क में या छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि स्टेप 1 में आप कह सकते हो कि बर्तन में, किसी बर्तन में पानी लो, स्टेप 2 में गैस ऑन करो, स्टेप 3 में लिख सकते हो कि चाय पत्ती डालो उसमें, स्टेप 4 में कि देखो कि उबाल आ रहा है या नहीं, अगर उबाल आ रहा है तो दूध डाल दो। तो इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी टास्क को छोटे छोटे सीरीज ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है, इनको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिथम है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स की हेल्प से हम एचसीएफ निकालेंगे 2 नंबर का, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है, इसमें स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सपोज करो आपको 2 इंटीजर दिए गए हैं, तो पहले आप उन्हें सी और डी दिए गए हैं, और उनको अरेंज करो, बड़े को पहले लिखो और छोटे को बाद में। यानी कि 2 इंटीजर्स अगर आपको सी और डी दिए गए हैं, तो उनको इस तरीके से लिख लो कि बड़ा वाला पहले है, सी बड़ा है और डी छोटा है। ठीक है, अब ये जो नंबर हैं, 2 इंटीजर्स हैं, इन पर अप्लाई करना है आपको, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इन पर डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। ठीक है, डिवीजन लेमा कुछ नहीं है कि जो बड़ा है उसको छोटे से डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, जैसे कि लेमा में मैंने बताया था, जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो जब सी और डी पे आप ये लेमा अप्लाई करोगे, तो आपको 2 नंबर क्यू और आर ऐसे मिलेंगे कि जो सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, और आर क्या होता है, आर जो होता है आपका, ये जो डिवाइजर होता है इससे छोटा होता है और 0 के इक्वल या ग्रेटर देन होता है। ठीक है बच्चों, तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले जो 2 इंटीजर दिए गए हैं, उन्हें पहले आप बड़ा वाला नंबर लिखोगे, बाद में छोटा वाला, उसके बाद क्या करोगे, इन पे अप्लाई कर दोगे डिवीजन लेमा को, यानी कि सी को डी से डिवाइड करोगे, तो ऐसे लिखोगे सी इक्वल डी इंटू कोशेंट जो आएगा वो यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई में, और रिमाइंडर को यहाँ लिखोगे। और जो स्टेप 2 है उसमें आप ये चेक करोगे कि क्या ये रिमाइंडर हमारा 0 है। अगर ये रिमाइंडर 0 है तो काम खत्म हो गया, जो डिवाइजर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ आर इक्वल टू 0, अगर आर 0 है तो जो ये आपका डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था, डी, ये इक्वल हो जाएगा एचसीएफ के, एचसीएफ हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब अगर आर 0 नहीं है, इफ़ आर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से आपको अप्लाई करना है, फिर से क्या अप्लाई करना है, यही डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। बट किस पर अप्लाई करना है, जो पिछली स्टेप में डिवाइजर था
और जो रिमाइंडर था उन दोनों पे अप्लाई करना है। यानी कि जो पिछले स्टेप में क्या था, डिवाइजर, डिवाइजर क्या था डी और रिमाइंडर था आर, इन दोनों पर अब की बार अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि डी को डिवाइड करोगे आप आर से अब की बार। ठीक है, डी को किससे डिवाइड करोगे, आर से। तो फिर से कुछ दो नंबर आएंगे अब की बार। मान लो आपके नंबर आ गए एस एंड टी। ठीक है, एस अब की बार कोशेंट होगा और टी सपोज करो रिमाइंडर है, तो ऐसे लिख लेंगे। तो अब चेक करो कि क्या अब की बार रिमाइंडर जीरो है। अगर अब की बार रिमाइंडर जीरो है तो, अगर रिमाइंडर जीरो है तो इसी स्टेप में जो आपका डिवाइजर होगा वो हो जाएगा इक्वल एचसीएफ के। ठीक है ना, ये प्रोसेस हमको करते जाना है। पहली बार जो दो नंबर दिए गए हैं उन पे अप्लाई करना है डिवीजन लेमा को, और रिमाइंडर को चेक करना कि क्या जीरो हो गया। अगर जीरो नहीं हुआ तो इसके डिवाइजर और रिमाइंडर पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर चेक करो, और ये प्रोसेस तब तक करते रहना है। स्टेप थ्री है कि कंटिन्यू दिस प्रोसीजर, कंटिन्यू दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखना है अंटिल रिमाइंडर इज जीरो, जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो होगा तो वो उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो इक्वल हो जाएगा एचसीएफ के। एचसीएफ के इक्वल हो जाएगा डिवाइजर। कब, जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, जब भी रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा तो उस स्टेप में जो एचसीएफ होगा, जो डिवाइजर होगा, वो एचसीएफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम अभी एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल वन देखते हैं बच्चों। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। ठीक है, 4052 एंड 12576, इनका एचसीएफ निकालना है आपको, एग्जाम्पल वन, और यूज करना है डिवीजन एल्गोरिथम का। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले तो हमें इनको बड़े वाले नंबर को पहले लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या लिखना, बड़ा नंबर पहले लिखना, 12576 और 4052। अब क्या करना, इन दोनों पर डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052, इन दोनों पे अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, इसको आप डिवाइड करोगे 4052 से। यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ 12576 को, जब आप डिवाइड करोगे 4052 से तो हमको देखना क्या रिमाइंडर आया। रिमाइंडर आएगा आपका 3 के लगभग, 3 आएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 6 7 5 2 5 1 4। ठीक है, तो क्वोशिएंट आ गया आपका 3 और रिमाइंडर आ गया आपका 420। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस 420। ठीक है, जब अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 12576 इक्वल हो जाएगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट है 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है आपका 420। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट के बाद ये चेक करना है कि क्या रिमाइंडर जीरो आया, नहीं आया। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो ये जो डिवाइजर है ये आपका एचसीएफ के इक्वल हो जाता, बट हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया। तो अब क्या करना है, अब जो डिवाइजर था हमारा और जो रिमाइंडर था, इन दोनों पे अप्लाई करना है हमको। ठीक है, इन दोनों पे अप्लाई करना है। स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं है, इसलिए दोबारा से अप्लाई करना होगा। बट अब की बार किस पर करेंगे, जो डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था पिछले स्टेप में उस पर अप्लाई करेंगे।
इसीलिए क्या करेंगे, अप्लाइंग डिवीजन लेमा किस पर अप्लाइंग करेंगे, टू 4052 एंड 420। अब की बार इन दो पे अप्लाई करेंगे। तो जब इन दो पे अप्लाई करेंगे तो अब की बार इसको डिवाइड करेंगे 420 से, ठीक है। 4052 को डिवाइड करेंगे 420 से। जब डिवाइड करेंगे तो 9 चल जाएगी, ये 900, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 4 जा 36 और 1 37, ठीक है बच्चों। रिमाइंडर क्या बचा, 2 7 2, तो रिमाइंडर बचा आपका 272। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, 4052 इक्वल हो जाएगा डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट है 9 प्लस रिमाइंडर 272, ठीक है। अब फिर चेक करेंगे हम कि रिमाइंडर जीरो है क्या। देखो रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को, बट किस पर करेंगे, अब की बार फिर डिवाइजर पर और रिमाइंडर पर, ठीक है। स्टेप थर्ड में फिर से चेक करेंगे पहले तो, सिंस रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए फिर से अप्लाई करना है। अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू, अब किस पे अप्लाई कर रहे हो, टू इस डिवाइजर और रिमाइंडर पर, यानी कि 420 एंड 272, 420 एंड 272, ठीक है। जब इस पर अप्लाई करोगे यानी कि अब की बार किसको डिवाइड करना है आपको, 420 को डिवाइड करना है 272 से, 420 को डिवाइड करना है 272 से, ठीक है बच्चों। तो 272 1 जा 272, रिमाइंडर बचा 8, 11 में से 7 गए 4 और 1, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप 272 को, 272 को लिख सकते हो, सॉरी 420 को लिख सकते हो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या रिमाइंडर आपका जीरो आया, नहीं आया, तो फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिवीजन लेमा को, बट अब की बार किसको करोगे, इस डिवाइजर को और इस रिमाइंडर पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा, ये ध्यान रखेंगे हम कि 272 और 148 पर अप्लाई करना है स्टेप 4 में, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं इसे। स्टेप 4 में हमें अप्लाई करना है, क्योंकि पिछली स्टेप में क्या हुआ था, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो अप्लाई किस पे करेंगे अब की बार, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू 272 एंड 148, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, 272 को डिवाइड करेंगे 148 से, तो 148 1 जा 148, 4 बचे, 2 बचे, 1 बचा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अप्लाई करने के बाद, ये जो डिविडेंड है 272 इक्वल हो जाएगा डिवीजर प्लस, सॉरी डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर चेक करेंगे रिमाइंडर, अब की बार भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, ठीक है। तो फिर अब की बार फिर अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, अब की बार किस पर करेंगे, इस डिवीजर पर, इस डिवाइजर पर और इस रिमाइंडर पर। स्टेप 5, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू किस पर अप्लाई करेंगे, 148 एंड 124,
148 एंड 124, यानी कि 148 को डिवाइड करना होगा आपको 124 से। 124 वन जा 124, 4 बचा, यहाँ 2 बचा, ठीक है। तो 148 को क्या लिख सकते हैं आप, 124 इंटू 1 प्लस 24, क्या रिमाइंडर जीरो है, अब की बार भी रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इस डिवाइजर और इस रिमाइंडर पर लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप 6, सिंस रिमाइंडर is not equal to 0, so applying division lemma to 124 एंड 24, यानी कि अब की बार 124 को डिवाइड करना है 24 से। 124 को डिवाइड किया 24 से, कितना आया, 6, 4 जा 6 नहीं चलेगी, 5, 5 4 जा 20, 2, 5 2 जा 10, 2 12, रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 124 इक्वल 24 इंटू 5 प्लस 4, क्या रिमाइंडर जीरो आया, नहीं आया, तो फिर से अप्लाई करना होगा। स्टेप 7, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू, किस किस पे अप्लाई करेंगे, इस डिवाइजर पे और इस रिमाइंडर पे, यानी कि 24 एंड 4। अब की बार क्या करना पड़ेगा, 24 को 4 से डिवाइड करना होगा, 24 को 4 से, तो 4 6 जा 24, अब की बार रिमाइंडर हो गया आपका 0, ठीक है। तो जब अप्लाई किया था 24 और 4 पे, इसका मतलब क्या, 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 0, अब की बार अब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हुआ है उस स्टेप में डिवाइजर कितना था, डिवाइजर था आपका 4, तो ये 4 हो जाएगा HCF के इक्वल, सिंस रिमाइंडर इज 0, सो HCF कितना इक्वल हो जाएगा, HCF इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर कौन सा, इन दिस स्टेप, इस स्टेप का जो डिवाइजर है इन दिस स्टेप, और वो डिवाइजर है कितना 4, तो ये HCF आपका इक्वल हो जाएगा 4 के। ये है डिवीजन एल्गोरिथम जो यूज करता है डिवीजन लेमा का, क्या करने के लिए, HCF बताने के लिए, ठीक है बच्चों। अब ये एक मेथड है, वैसे तो हमें पता ही है, इजी मेथड हम हमारे पास है ही, बट ये भी जस्ट अनदर मेथड है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं बच्चों, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये कह रहा है कि एग्जाम्पल 2 कि हर इवन इंटीजर जो होता है वो 2q की फॉर्म का होता है, और हर ओड इंटीजर जो होता है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म का होता है, ठीक है बच्चों। अब ये बात तो हमको पता ही है कि जो 2m की फॉर्म के जो भी नंबर होते हैं, अगर m इंटीजर है, अगर m कोई भी इंटीजर है तो 2m क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इवन बन जाता है। कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 2, ये 4, ये 6, ये 8 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, सारे के सारे इवन है, ठीक है बच्चों। तो अगर किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन बन जाता है, तो इसीलिए 2m क्या है, 2m क्या है, इवन है। और अगर इवन में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि 2m तो इवन है, और 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओड। ये बात हमको पता है बच्चों। हमको ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो 2q की फॉर्म का होता है, और पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होता है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म का होता है। ये हमें प्रूव करना है डिवीजन लेमा का यूज करके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट ए बी
एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, क्योंकि लेमा का अप्लाई तभी कर सकते हैं जब ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो, तभी अप्लाई कर पाते हैं हम। तो ए को मान लिया हमने कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 2, बी को फिक्स मान लिया हमने, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल हैं उनमें हम बी को हमेशा फिक्स मानेंगे और ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, पॉजिटिव या जो भी क्वेश्चन के हिसाब से है उस हिसाब से मान लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमने ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और बी को फिक्स मान लिया। हर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में बी को फिक्स मानेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है बच्चों। अब बी को हमने मान लिया 2, तो अब क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे डिवीजन लेमा को, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू ए एंड बी इक्वल टू 2। ए और बी पर अगर हम डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, ए को लिखा जा सकता है बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, ठीक है, वेयर आर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या इक्वल भी हो सकता है, बट बी से छोटा होता है। अब यहाँ पर बी को हमने मान लिया है 2, तो इस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यू प्लस आर, और यहाँ भी 2, ठीक है बच्चों। अब ये क्यू और आर क्या होते हैं, ये आपको पता, क्यू और आर इंटीजर होते हैं, लिख लेते हैं, वेयर क्यू एंड आर आर सम इंटीजर्स, कोई इंटीजर है ये, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए r क्या है, एक इंटीजर है, और r कितने के बीच में होना चाहिए, 0 से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, बट 2 से छोटा हो सकता है। तो r की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, नाउ सिंस, क्योंकि r इंटीजर है, r इज एन इंटीजर एंड r जो है 0 और 2 के बीच में है, hence possible values of r are कौन कौन सी, एक तो 0 पॉसिबल है, ठीक है ना बच्चों, 0 के इक्वल हो सकता है, और एक 1 पॉसिबल है, क्योंकि 0 और 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर है, एक 1 है, और 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 से छोटा है r। तो 0 एंड 1 ये दो ही वैल्यू पॉसिबल है r के लिए। अब जब दो ही वैल्यू पॉसिबल है तो एक क्या हो सकता है, हेंस ए कौन सी फॉर्म का होगा, ए विल बी आइदर ऑफ द फॉर्म, या तो r की वैल्यू 0 होगी, अगर 0 होगी तो a क्या हो जाएगा 2q, और अगर r की वैल्यू 1 हो गई तो a कितना हो जाएगा 2q प्लस 1। तो a की दो ही फॉर्म पॉसिबल है, ठीक है बच्चों, या तो 2q या 2q प्लस 1, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू जो भी होगी उसी हिसाब से a की वैल्यू हो जाएगी, अगर r 0 हुआ तो a हो जाएगा 2q, और अगर r 1 हुआ तो a हो जाएगा इस फॉर्म का 2q प्लस 1 की फॉर्म का। अब 2q हमें पता है ये कौन सी फॉर्म है, ये इवन की फॉर्म है। इफ a इज, अगर a इस फॉर्म का हुआ, a इज ऑफ द फॉर्म 2q, अगर a इस फॉर्म का हुआ तो क्या हो जाएगा, देन a विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो क्योंकि हमने पहले ही माना है, बट अगर इस फॉर्म का तो इवन हो जाएगा, ठीक है। तो a विल बी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। और अगर इस फॉर्म का हुआ, इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 देन a विल बी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमको पता है 2q क्या होता है, इवन होता है, इसलिए अगर इस फॉर्म का हुआ तो इवन हो जाएगा। इंटीजर तो पहले से ही हमने पॉजिटिव इंटीजर तो पहले से ही मान लिया ए को,
अब ये देखना है कि वो इवन कब होगा, ओड कब होगा। अब चूंकि ए की दो ही फॉर्म पॉसिबल है, 2q और 2q+1, तो अगर 2q की फॉर्म का हुआ तो इसका मतलब ए क्या है, इवन इंटीजर है। और अगर ए इस फॉर्म का हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पॉजिटिव ओड इंटीजर है। ठीक है, या फिर इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो इस फॉर्म का होगा, और अगर ए ओड इंटीजर है तो इस फॉर्म का होगा। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। एग्जाम्पल 3, एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर वो या तो 4q+1 की फॉर्म का होता है या फिर 4q+3 की फॉर्म का होता है। ये हमको प्रूव करना है डिवीजन लेमा का यूज करते हुए। ठीक है, कहा नहीं है बट डिवीजन लेमा का यूज करके ही करेंगे हम। ठीक है, तो लेट, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल 2 में किया था हमने, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। देखिए पिछले एग्जाम्पल में हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था ए को, क्योंकि उसमें दो चीजें हमें प्रूव करनी थी, पॉजिटिव ओड इंटीजर का भी जिक्र था उसमें और इवन का भी जिक्र था। इवन को हमें 2m दिखाना था, ओड को 2m+1 दिखाना था। इसलिए ए को हमने ना ओड माना ना इवन माना, सीधा पॉजिटिव इंटीजर मान लिया था। ठीक है, क्योंकि दोनों को दिखाना था हमें उसमें प्रूव करके। इस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ ओड का दिखाना है, इवन का कोई झंझट नहीं है, तो इसलिए ओड को ही मान लिया हमने। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। हम सिंपल पॉजिटिव इंटीजर मान के भी कर सकते हैं इसे, ठीक है ना, बट हमने इवन का कोई चक्कर नहीं है इसमें, तो सिर्फ सीधा हमने ओड मान लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, और जो जो इवन वाली वैल्यू आएंगी आगे पॉसिबल, उन्हें हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने ए को माना है पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड बी को तो हम फिक्स ही मानेंगे हर बार। ठीक है, एंड बी इज, अब की पिछली बार 2 दिया हुआ था, यहाँ 2 मान लिया था, अब की बार 4 दिया हुआ है तो 4 मान लेंगे। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है हर बार कि जो यहाँ दिया होगा वही मानेंगे। ठीक है, अभी 4 मानेंगे। ये आपको थोड़ा क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएगा कि क्या मानना है। ठीक है, इसमें बी को हमने 4 मान लिया। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है और बी इज 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, देखिए बुक में लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये दोनों बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, तो कभी कभी हम इंटरचेंज कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली तो लेमा ही है। ठीक है, एल्गोरिथम तो मेनली एक प्रोसीजर है जिससे हम HCF निकालते हैं। ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि डिवीजन लेमा लिखते हैं या एल्गोरिथम, हम लेमा लिख रहे हैं इसे। ठीक है, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी इक्वल 4। ठीक है बच्चों, जब ए और बी पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ए को लिख सकते हैं हम बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। ठीक है, जहां पर आर क्या होता है, बी से छोटा बट 0 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल। अब बी आपने 4 लिया है, 4 लिया है, तो यहाँ पर 4 क्यू मान लेंगे। ठीक है, सीधा 4 जब अप्लाई करेंगे तो ए इक्वल हो जाएगा 4q+r, एंड आर जो होगा इसके बीच में होगा दोनों के में, और क्यू और आर क्या होंगे, वेयर क्यू एंड आर आर सम इंटीजर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन में ही है लेमा की कि क्यू और आर इंटीजर होंगे। ठीक है, वेयर क्यू एंड आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, नाउ अब देखते हैं आर की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। सिंस एक तो आर इंटीजर है, एक कंडीशन तो ये है, और दूसरा आर 0 और 4 के बीच में है। तो आर की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ, आर की ऐसी वैल्यू जो इंटीजर भी हो और 0 और 4 के बीच में हो। पॉसिबल
वैल्यूज ऑफ आर, आर कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? एक तो जीरो, जीरो के इक्वल हो सकता है इसलिए जीरो पॉसिबल है, वन पॉसिबल है, टू पॉसिबल है, थ्री पॉसिबल है, फोर पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर को फोर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जीरो, वन, टू, थ्री, ये चार वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं चार वैल्यू पे डिपेंड करेगा हमारा ए का, ए की वैल्यू कि ए को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस फॉर्म में। ठीक है, चार वैल्यू आर की हैं तो चार ही ए की होंगी। सो ए कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी फॉर्म पॉसिबल है? एक तो है फोर क्यू, अगर आर को जीरो ले लो तो फोर क्यू वाली फॉर्म का हो सकता है, या फिर अगर वन लोगे तो फोर क्यू प्लस वन हो सकता है, इस फॉर्म का भी हो सकता है ये। अगर फोर क्यू प्लस टू लोगे, मतलब आर टू लोगे तो फोर क्यू प्लस टू, और आर थ्री लोगे तो फोर क्यू प्लस थ्री। ये चार वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, ए के लिए, बट हमने ए को क्या माना है? ओड माना है। ठीक है, और ये वाली जो फॉर्म है ये दो, ये इवन फॉर्म है। फोर क्यू और ये फोर क्यू प्लस टू, ये दोनों इवन होंगे, और ये फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री ये ओड होंगे। ठीक है, ये इवन क्यों होंगे? क्योंकि ये टू से, इवन नंबर क्या होता है? जो टू से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, या फिर टू की जिसमें मल्टीप्लाई हो रही हो। तो देखो ये फोर क्यू, इसमें टू, फोर क्यू को लिख सकते हैं हम टू इंटू टू क्यू। ठीक है, तो ये टू से डिवाइड भी हो जाएगा और टू की मल्टीप्लाई भी है, कैसे भी सोच लो आप, तो ये इवन होगा। और इसी तरीके से ये फोर क्यू प्लस टू में से टू कॉमन लिया जा सकता है। अगर टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? टू क्यू प्लस इस टू की जगह क्या बचेगा? वन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ भी टू की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर तो चाहे ओड हो या इवन हो, बट टू की मल्टीप्लाई होकर ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा? इवन। इसी तरीके से ये भी इवन है, तो ये दोनों तो इवन है आपके नंबर। ठीक है, इवन फॉर्म है ये, बट हमने ए को क्या माना है? ए को माना हमने ओड, तो ये दोनों फॉर्म तो पॉसिबल नहीं है ए के लिए। ठीक है, तो ओनली पॉसिबल फॉर्म क्या क्या है? फोर क्यू वन, फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री, ये दो ही फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों तो, चाहे आप ऐसे कह लो कि इसमें भी टू का फैक्टर है, टू की मल्टीप्लाई हो रही है, और इसमें भी टू की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इवन है। या फिर कह लो आप कि ये टू से डिविजिबल है और ये भी टू से डिविजिबल है, इसलिए ये दोनों इवन है। ठीक है, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। ये हम लिख सकते हैं, नाउ ए कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म का नहीं हो सकता? ये फोर क्यू नहीं हो सकता, एंड फोर क्यू प्लस टू, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों हैं इवन। ठीक है बच्चों, हमने माना है ए को ओड, तो ए इन फॉर्म का नहीं हो सकता, ये इवन है। इवन क्यों है? क्योंकि या तो आप टू देख लीजिए, टू से मल्टीप्लाई हो रही है, टू इंटू टू क्यू, और इसमें भी टू की मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें टू कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज दीज टू फॉर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? टू इंटू टू क्यू। ठीक है, एंड इसको टू कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा टू क्यू प्लस वन। इनको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि टू से इसमें भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसमें भी मल्टीप्लाई हो रही है, और टू से अगर किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाता है? इवन। ठीक है, तो विच आर इवन। ठीक है, बट वी हैव कंसिडर्ड ए, हमने क्या क्या कंसिडर किया है? एक टू बी इवन, सॉरी ओड, ओड हमने शुरू में ही मान लिया है। ठीक है, हमने ए को ओड माना है, बट ये फॉर्म कौन सी है? तो इवन फॉर्म है, क्योंकि ये टू के मल्टीप्लाई में शो कर सकते हैं हम, टू से मल्टीप्लाई हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये दो फॉर्म तो हो नहीं सकती है कि, सो पॉसिबल फॉर्म कौन सी है?
सो ए कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनली कौन कौन सी फॉर्म बची, 4q+1 एंड 4q+3, ये ही दो फॉर्म पॉसिबल है, 4q+1 एंड 4q+3। अगर ए आपका ओड इंटीजर है तो वो दो ही पॉसिबल फॉर्म है उसके लिए, 4q1 एंड 4q+3। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। सी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? Example 4, 420 हमारे पास काजू बर्फी है एंड 130 हमारे पास बादाम बर्फी है। ठीक है, हमको इनको एक ट्रे में लगाना है, स्टैक बनानी है। स्टैक का मतलब है कि ऊपर नीचे बर्फियाँ लगानी है। ठीक है, ऐसे बर्फियाँ लगानी है ऊपर नीचे। हमको ये ध्यान रखना है कि ये एरिया जो घेर रही हैं प्लेट में वो कम से कम जो है एरिया कवर करें। ठीक है, तो एरिया अगर कम से कम रखना है तो इसका मतलब है कि ये स्टैक कम से कम बनानी होगी हमें, कम से कम नंबर ऑफ स्टैक हमें चाहिए। और ये नंबर ऑफ स्टैक अगर कम रखने हैं तो इसका मतलब है हर स्टैक में ज़्यादा बर्फ़ी लगानी होगी। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा बर्फ़ी हर स्टैक में लगाएंगे उतनी ही टोटल ये जो नंबर ऑफ स्टैक है वो कम होंगे और उतना ही एरिया हमारा कम गिरेगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको बर्फ़ी लगानी है और जितनी बर्फ़ी लगानी है वो जो नंबर है वो दोनों को डिवाइड भी करना चाहिए, क्योंकि तभी तो इक्वल स्टैक होगी। जो नंबर ऑफ बर्फ़ी इन ईच स्टैक वो इक्वल तभी होगी जब जो नंबर है, जितना सपोज करो अगर 5 बर्फ़ी लगा रहे हैं एक हर स्टैक में तो 5 से इसे डिवाइड भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करता हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को जिनका HCF निकालना है उनको डिवाइड करे। ठीक है बच्चों, तो इस केस में हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए या तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे हैं, तो उसी से निकालेंगे हम यहाँ। ठीक है, हमको निकालना है HCF ऑफ 420 एंड 130। HCF निकालना है हमको। तो HCF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन्हें जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, 1, और फिर क्या करेंगे, आप डिवीजन लेमा जो है वो अप्लाई कर दोगे स्टेप फर्स्ट में। ठीक है बच्चों, स्टेप फर्स्ट क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं हम HCF निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको बड़े वाले को पहले लिखना है और फिर अप्लाई कर देना है, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम, अप्लाइंग डिवीजन लेमा। एल्गोरिदम तो ये पूरा है। ठीक है बच्चों, डिवीजन लेमा टू 420 एंड 130 इन दोनों पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या होता है, 420 को हमको डिवाइड करना होगा 130 से। ठीक है, तो 130 1 जा 3, 3 जा 390। ठीक है, 0 3 30 बच गया आपका रिमाइंडर। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 420 को लिख सकते हैं 130, यानी कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 है तो जो डिवाइजर था वो ही HCF हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर दोबारा से हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, बट इस बार करेंगे डिवाइजर और रिमाइंडर पर। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है, सेकंड, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो दोबारा से अप्लाई करेंगे
अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू, किस किस को करेंगे अब की बार, जो ये डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था इन दो पे, 130 एंड 30, इन दो पे अप्लाई करेंगे। तो अब की बार किसको डिवाइड करेंगे, 130 को डिवाइड करेंगे 30 से, 34 जा 120, रिमाइंडर बचा 10। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 130 को, 130 को लिख सकते हैं हम 30 इंटू 4 प्लस 10। अब देखो रिमाइंडर क्या जीरो है, नहीं अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो फिर से अप्लाई करेंगे लेमा, किस पर करेंगे आपकी बार, 30 और 10 पर, जो डिवाइजर था उस पर और रिमाइंडर पर। ठीक है, थर्ड स्टेप में सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू 30 एंड 10। ठीक है बच्चों, तो अब की बार 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 3 जा 30, रिमाइंडर हो गया आपका अब की बार जीरो। तो जब हमने 30 और 10 पे अप्लाई किया था, तो यानी कि 30 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 3 प्लस जीरो, ये रिमाइंडर हो गया आपका जीरो। तो जब जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो हुआ है, उस स्टेप में जो डिवाइजर था वो हो जाएगा आपका HCF, सिंस रिमाइंडर इज जीरो, सो HCF कितना हो जाएगा, डिवाइजर के इक्वल, और डिवाइजर क्या था इस स्टेप में आपका 10, तो आपका HCF हो गया 10। ठीक है बच्चों, तो हमको 10 बर्फी ईच स्टैक में लगानी होगी। ठीक है, जिससे कि कम से कम एरिया हमारा कवर हो प्लेट में। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे अब। क्वेश्चन 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। HCF फाइंड करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है 135 एंड 225। क्वेश्चन 1 फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1, 135 एंड 225। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे और छोटे को बाद में लिखेंगे, और लेमा अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, किस पे अप्लाई करेंगे, बड़े वाले को पहले लिखेंगे, 225 एंड 135, और अप्लाई करने का मतलब है डिवाइड करना। 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, तो 1 चलेगी 135। ठीक है, 90 आपका रिमाइंडर बच गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, 225 को लिख सकते हो, 225 को लिख सकते हो 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, फिर रिमाइंडर चेक करेंगे क्या रिमाइंडर जीरो है। अगर रिमाइंडर जीरो हुआ तो जो आपका डिवाइजर था वो ही HCF हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो फिर से अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, और इस बार किस पर करेंगे, डिवाइजर और रिमाइंडर पर। तो अब रिमाइंडर तो हमारा जीरो नहीं है, तो हम स्टेप 2 में करेंगे। स्टेप 2, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर से अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे टू, किस पर अप्लाई करेंगे, जो डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था, यानी कि 135 एंड 90, इन पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब है डिवाइड करना। 135 को डिवाइड कर दो 90 से, ठीक है, 91 जा
90, रिमाइंडर बचा 45। ठीक है, तो 90 को आप क्या लिख सकते हो, 135 को 90 इंटू 1 + 45। ठीक है, अब देखेंगे क्या रिमाइंडर जीरो है। रिमाइंडर अब भी जीरो नहीं है, तो फिर से अप्लाई करेंगे स्टेप थर्ड। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू, किस पर अप्लाई करेंगे, जो आपका डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था इन दो पर, 90 एंड 45। और अप्लाई करने का मतलब है डिवाइड, 90 को डिवाइड करोगे आप 45 से, तो 45 टू जा 90, रिमाइंडर हो गया आपका जीरो। ठीक है, इसका मतलब है 90 को क्या लिख सकते हो आप, 45 जो कि डिवाइजर है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब रिमाइंडर जीरो हो गया, तो जिस भी स्टेप में रिमाइंडर जीरो होगा उसी स्टेप में जो भी डिवाइजर था वो हो जाएगा HCF। ठीक है, यानी कि सिंस रिमाइंडर इज जीरो, सो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा डिवाइजर के इक्वल, जो भी डिवाइजर था आपका 45, तो आपका HCF हो जाएगा 45 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है 196 एंड 38 टू 20। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट में अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, जिनका भी HCF निकालना उन पर अप्लाई करेंगे टू, बट एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा है उसे बाद में, यानी कि 38, 220 एंड 196, इन दो को पे अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा। ठीक है, डिवाइड करेंगे 38220 को 196 से। ठीक है, तो ये 196 वन जा 196 चलेगी, पहले 6 बचा और 8 बचा, या 1 बचा, उतार लिया 2। ठीक है, 9 जा चलेगी, 9 6 9 6 54 5 86 8 17 8 9। ठीक है, जीरो उतार लिया तो 5 जा चलेगी, 5 6 33 4 9, पहली बार में ही हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। ठीक है, तो जब इन दो पे अप्लाई किया तो इसका मतलब है 388,220 को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 196 इंटू 195 प्लस जीरो। और फिर क्या करते हैं, हम रिमाइंडर को चेक करते हैं कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो जो भी डिवाइजर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर जीरो है, पहली स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ गया। ठीक है, नाउ सिंस रिमाइंडर इज जीरो इक्वल टू जीरो, सो HCF जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डिवाइजर के इक्वल, HCF इक्वल डिवाइजर, और डिवाइजर कितना था आपका 196, तो यही हो जाएगा आपका HCF। HCF हो गया आपका 196। ठीक है बच्चों, थर्ड है 867 एंड 255, 867 एंड 255, क्वेश्चन 1 का थर्ड। ठीक है, स्टेप फर्स्ट अप्लाइंग डिवीजन लेमा
टू 867 एंड 255, ठीक है। इन पर अप्लाई करेंगे, यानी कि 867 को डिवाइड करना होगा 255 से। 255 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचा 2 0 1, ठीक है। 102 आपका रिमाइंडर बचा। तो यानी कि आप लिख सकते हो 867 को डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगले स्टेप में हम चेक करेंगे क्या रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो जो डिवाइजर होगा वही हो जाएगा हमारा HCF, बट रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या करेंगे, दोबारा हम अप्लाई करेंगे। स्टेप 2, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू, किस पर अप्लाई करेंगे, डिवाइजर और रिमाइंडर पर, 255 एंड 102, यानी कि अब की बार 255 को डिवाइड करना होगा 102 से। तो ये हो जाएगा 2 चलेगी, 51 रिमाइंडर बच गया। तो आप लिख सकते हो 255 को डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब फिर चेक करेंगे क्या रिमाइंडर हमारा 0 है, नहीं है, तो फिर से अप्लाई करेंगे। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू, किस पर अप्लाई करेंगे, डिवाइजर और रिमाइंडर पर, 102 एंड 51, यानी कि 102 को अब की बार डिवाइड करना होगा 51 से, और 51 2 जा 102, अब की बार आपका रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो इस पर अप्लाई किया था तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 102 को वहाँ से डिवाइजर इनटू रिमाइंडर कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर आ गया हमारा 0, तो इसी स्टेप में जो डिवाइजर था वही हो जाएगा हमारा, सिंस रिमाइंडर इज 0, सो जो HCF होगा वो हो जाएगा हमारा डिवाइजर के इक्वल, डिवाइजर था 51, HCF इक्वल टू डिवाइजर इक्वल टू 51, तो हमारा HCF हो गया 51, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 2 देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन 2, हमको क्या करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म का है, या तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5, ठीक है बच्चों। तो हम मान लेंगे लेट ए बी, क्योंकि हमको ओड इंटीजर को ही कंसिडर करना है तो हम ए को मान लेंगे ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ए को हम ओड मान लेंगे, पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है। ए को हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है, और बी को जो हम मान लेंगे वो मान लेंगे 6 के इक्वल। इसको देख के, क्योंकि 6 आ रहा है यहाँ पे, तो हम 6 मान लेंगे इसको, ठीक है। ऐसा हर बार नहीं होगा कि जो वहाँ होगा वही मानेंगे बी को, बट आइडिया लग जाएगा आपको क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। इसमें बी को मानेंगे आप 6, ठीक है बच्चों। अब 6 मान लिया, अब क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे ए और बी पर डिवीजन लेमा, ठीक है। फ्रॉम
डिवीजन लेमा के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ए को लिख सकते हो आप बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और आर क्या होगा आपका, जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा बट बी से छोटा होगा, ठीक है। और ये क्यू और आर क्या है, वेयर क्यू एंड आर आर इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। बट बी को आपने 6 मान लिया है, तो इस बी की जगह आप ए किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का 6 क्यू प्लस आर, और आर बी से छोटा है, इस बी की जगह भी 6, ठीक है। डिवीजन लेमा के हिसाब से आप ए को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब आर क्या है, 0 और 6 के बीच में है, साथ ही आर इंटीजर भी है, ठीक है। तो कौन कौन सी आर की वैल्यू पॉसिबल है, आर 0 के इक्वल भी हो सकता है या फिर 6 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, और साथ ही आर इंटीजर है। तो आर की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हैं, हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आर, एक तो 0 पॉसिबल है क्योंकि 0 के इक्वल हो सकता है, एक 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है एंड 5 पॉसिबल है। 6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर 6 से छोटा है, ठीक है। ये 6 वैल्यू आर की पॉसिबल है, ठीक है। तो हर एक, जब आर की 6 वैल्यू पॉसिबल है तो क्यू ए की भी 6 ही फॉर्म पॉसिबल है यहाँ से, ठीक है बच्चों। ए की भी 6 ही फॉर्म पॉसिबल है, हैंस पॉसिबल फॉर्म ऑफ ए आर, ए की कौन कौन सी, अगर आर 0 हो गया तो ए क्या हो जाएगा 6 क्यू, अगर आर 1 हुआ तो ए क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। ये 6 फॉर्म 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल है। जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ए की फॉर्म भी ये 6 पॉसिबल है, ठीक है। बट हमने ए को क्या माना है, ओड माना है, और यहाँ से अगर इन 6 फॉर्म में से कुछ फॉर्म देखें, जैसे ये इवन है क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 इंटू 3 क्यू, ठीक है। साथ ही इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, या कहें कि 2 से डिवाइड हो सकता है ये, ठीक है ना, या कहें 2 कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, अभी हम देखेंगे लेके, यहाँ भी 2 कॉमन है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ भी ये जो 3 फॉर्म है 1 2 3 ये इवन है, ठीक है ना। तो ये ए की फॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि शुरू में ही हमने ए को ओड माना था, ए को क्या माना था, पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है बच्चों। तो ये वाली फॉर्म इवन है, इसीलिए ये 3 फॉर्म ए के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पॉसिबल कौन सी फॉर्म है, ये बची हुई 3 फॉर्म ये पॉसिबल है, और यही हमको प्रूव करना था। अब देखना है कि इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हियर ए कैन नॉट, या फिर बट सिंस ए इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, ए क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, सो इट कैन नॉट बी, कौन सी फॉर्म का नहीं हो सकता, ऑफ द फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म का नहीं हो सकता, एक तो 6 क्यू एंड 6 क्यू प्लस 2 एंड 6 क्यू प्लस 4, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, ये इवन है, ठीक है ना, और इवन भी क्यों है, बिकॉज दीज कैन बी डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से डिवाइड की जा सकती हैं, ये भी डिवाइड हो जाएगी 2 से, यहाँ भी 2 कॉमन ले लोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन आ सकता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, कैन बी डिवाइडेड बाई 2, हैंस दीज आर इवन, ये क्या है, इवन है, ठीक है। तो ए इनकी फॉर्म का नहीं हो सकता, सो पॉसिबल
या फिर सो ए कैन ओनली बी ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म बची है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, बची है 6q+1, 6q+1 एंड 6q+3 एंड 6q+5, इन्हीं 3 फॉर्म का हो सकता है। देखिए शुरू में हमने माना था कि ए ओड है, ठीक है, फिर डिवीजन लेमा लगाया तो ए की 6 फॉर्म पॉसिबल थी, जिसमें से 3 क्लियरली इवन है। अब चूंकि हमने ए को माना है ओड, तो ये तो इवन हो नहीं सकती, तो ये 3 फॉर्म का तो नहीं हो सकता ए, तो इसलिए 3 फॉर्म बची, वो ही पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, देखिए समझ में तो हमें शुरू में ही आ रहा है, बट इसको लिखना कैसा है ये देखना है हमको। ठीक है, देखिए इस पिछले अभी ये जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें 6q+2 एंड 6q+4 ये तीनों इवन है। क्यों? क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई के बाद बनी है। जैसे इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3q। ठीक है बच्चों, और अगर 2 से किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन बन जाएगा किसी भी इंटीजर में। इसमें देखो 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, 3q, और यहाँ बचेगा 1, यानी कि 2 से किसी में मल्टीप्लाई है, यहाँ कुछ भी हो, बट अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इवन, ये भी इवन है। इसी तरीके से यहाँ भी 2 कॉमन है, 3q+4, अगर 2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, 3q+2। तो यहाँ ये कुछ भी आ रहा हो, इंटीजर तो आएगा ही, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा क्या बन गया, इवन। ये तीनों इवन है। ठीक है बच्चों, तो ए इन फॉर्म का नहीं हो सकता, या कह सकते हैं कि ये तीनों 2 से डिविजिबल है, किसी भी तरीके से कह सकते हैं। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो इवन ही होगा, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, 616 मेंबर है कॉन्टिजेंट में, एंड बैंड में है आपके 32 मेंबर्स। ठीक है बच्चों, बैंड में है 32 मेंबर्स, और इनको मार्च करना है, इस तरीके से मार्च करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3, इनको इस तरह से मार्च करना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। जैसे कि अगर बैंड, सपोज करो बैंड आपका 2 कॉलम में मार्च कर रहा है, ठीक है, तो एक तो 2 से डिवाइड करना होगा आपको 32 को, तो 16 इस कॉलम में है और 16 ही इस कॉलम में है, तो जितने कॉलम में 2 कॉलम में आपके ये बैंड मार्च कर रहा, तो 2 ही कॉलम में आपके इस कॉन्टिजेंट को मार्च करना होगा। यानी कि 2 से 16 को डिवाइड होना होगा, इसे 32 को डिवाइड किया, और 2 से ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हर एक कॉलम में हो जाएंगे आपके 308। ठीक है, 308 मेंबर कॉन्टिजेंट के हो गए आपके। ठीक है बच्चों, जितने कॉलम में ये बैंड मेंबर होंगे उतनी कॉलम में ये कॉन्टिजेंट वाले होंगे। ठीक है, बट हमको ये ध्यान रखना कि ये कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 रखना था, ये जो 2 रखा ये मैक्सिमम होना चाहिए, 2 तो कम है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो अगर हम सपोज करो 2 से रख रहे थे, तो 2 से दोनों को डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो है, तभी तो सेम नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे। ठीक है, अगर सपोज करो 2 कॉलम में हमको इन्हें मार्च कराना था कि 2 कॉलम में तो ये बैंड वाले मार्च करें और 2 कॉलम में कॉन्टिजेंट वाले। ठीक है, तो क्या था, 2 से ये भी डिवाइड होना चाहिए और ये भी, बट हमको 2 नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम चाहिए, तो जितने भी कॉलम चाहिए उससे ये दोनों डिवाइड होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे 2 से डिवाइड हो रहा था, ऐसे ही अगर 2 को बहुत बड़ा नंबर चाहिए, जितना भी चाहिए उससे ये 32 भी डिवाइड तो होना ही चाहिए, तभी सेम नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम में हमको बैंड को ले जाना और ज़्यादा से ज़्यादा में कॉन्टिजेंट को, बट जितने भी नंबर में ले जाना है वो नंबर से डिवाइड 32 को भी होना पड़ेगा और 616 को भी डिवाइड होना पड़ेगा, यानी कि उस नंबर से दोनों डिविजिबल होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा हो और दोनों नंबर को डिवाइड करे, तो वो होता है HCF। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है 616 और 32 का HCF। अब निकालने के लिए तो हमारे पास फैक्टर वाला मेथड भी है, बट चूंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं डिवीजन लेमा, तो डिवीजन लेमा से हम निकालेंगे HCF, डिवीजन एल्गोरिदम से। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से निकालेंगे
HCF इन दोनों का। तो हमको निकालना है 6, 16 एंड 32 का HCF। तो स्टेप फर्स्ट, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम टू, पहले आप हमको क्या लिखना है, जो बड़ा होता है उसे पहले लिखते हैं। 6, 16 एंड 32 पे अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है 6, 16 को डिवाइड करना होगा आपको 32 से। 32 से जब डिवाइड करोगे तो 32 1 जा 32, 9 2 और 7 जा 8, 9 9 चल जाएगी, ठीक है। तो ये बचा 8 बचा आपका रिमाइंडर। तो इसका मतलब 6, 16 को कैसे लिख सकते हैं आप, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद क्या करना, रिमाइंडर को चेक करना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 है तो जो डिवाइजर होगा वही हो जाएगा आपका HCF, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से अप्लाई करेंगे स्टेप 2 में, ठीक है। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम टू, किस पर अप्लाई करेंगे, डिवाइजर और रिमाइंडर पर। डिवाइजर है आपका 32 और रिमाइंडर है 8। इसका मतलब है अब 32 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32, इस बार रिमाइंडर आ गया आपका 0। यानी कि 32 को, देखिए ये जो इधर वर्क कर रहा हूँ ये रफ है, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जो मेन आपको लिखना है वो इधर है, ठीक है बच्चों। 32 उधर का नहीं लिखना है, उधर का तो समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। 32 इक्वल 8 इंटू 4 प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही हो जाएगा HCF, ठीक है। सिंस रिमाइंडर इज 0, सो HCF इक्वल टू डिवाइजर इक्वल टू 8, ठीक है। HCF हो गया आपका 8। क्वेश्चन 4 देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन 4, ये प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो दो ही फॉर्म उसकी पॉसिबल है, या तो 3m या फिर 3m+1, ठीक है। तो हम मान लेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और हमको किस फॉर्म का दिखाना है, 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म का पॉसिबल है। एंड इसलिए b को हम 3 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ से आइडिया मिलता है हमें कि क्या लेना है हमको। तो b को मान लिया हमने 3। अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा। अप्लाइंग डिवीजन लेमा टू a पे अप्लाई करेंगे एंड b इक्वल टू 3 पे, इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है या फिर बड़ा होगा बट b से छोटा होगा। और ये q और r जो हैं, वेयर q एंड r आर सम इंटीजर्स, ये कोई इंटीजर्स हैं, ठीक है बच्चों। अब b को आपने माना है 3, तो इस b की जगह हम लिख लेंगे 3, ठीक है। और ये b यहाँ भी b की जगह हो जाएगा 3, ठीक है। अब r क्या है, कोई इंटीजर है और साथ ही r की वैल्यू 0 और 3 के बीच में होती है, 0 और 3 के बीच में है।
तो आर की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं? एक जीरो हो सकती है क्योंकि इंटीजर भी होना और थ्री से छोटा होना और जीरो से के बराबर भी हो सकती है। तो आर की एक वैल्यू जीरो पॉसिबल है, एक वन, एक टू, ये तीन ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आर जीरो, वन, टू। थ्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर थ्री से छोटा है। ठीक है बच्चों, हैंस ए की भी तीन ही वैल्यू पॉसिबल है। या तो ए क्या होगा, ए इक्वल टू थ्री क्यू, अगर आर को जीरो ले लेंगे तो ए कितना हो जाएगा, थ्री क्यू। या फिर ए इक्वल टू हो जाएगा थ्री क्यू प्लस वन। या फिर ए इक्वल टू हो जाएगा थ्री क्यू प्लस टू। ए की तीन ही वैल्यू पॉसिबल है। या फिर ऐसे लिखें हम इसको, सीधा सेंटेंस में लिख सकते हैं, हैंस पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ ए की कौन कौन सी, जैसे आर की तीन वैल्यू पॉसिबल है इसलिए ए की पॉसिबल कौन कौन सी फॉर्म है, वो है एक तो थ्री क्यू, ठीक है, एक है थ्री क्यू प्लस वन और एक है थ्री क्यू प्लस टू। ये थ्री फॉर्म पॉसिबल हैं ए के लिए, डिपेंडिंग ऑन द आर, क्योंकि आर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बट हमको ए की फॉर्म नहीं देखनी, हमको क्या देखना है, ए स्क्वायर की। उसने कहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म प्रूव करनी है। तो इन ए का स्क्वायर की फॉर्म देखेंगे हम। ठीक है, ए की फॉर्म तो ये है पॉसिबल है, तो ए स्क्वायर की कौन कौन सी पॉसिबल है, पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ ए स्क्वायर, ये दिखाना हमको। ये कौन सी हो जाएंगी, इनका स्क्वायर हो जाएगा थ्री क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थ्री क्यू प्लस वन का स्क्वायर और थ्री क्यू प्लस टू का स्क्वायर। ये तीन पॉसिबल, ए की ये अगर तीन पॉसिबल है तो ए स्क्वायर की ये पॉसिबल होंगी। ठीक है बच्चों, अब इनको थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे, इनको एक्सपेंड कर लेंगे। हियर थ्री क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, थ्री क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं नाइन क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब नाइन क्यू स्क्वायर में से अगर हम थ्री कॉमन ले लें तो यहाँ अंदर बचेगा थ्री क्यू स्क्वायर। हमको इन तीनों फॉर्म को किसी भी तरीके से इन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कि या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। ठीक है, वही प्रूव करना है कि ए स्क्वायर की यही दो पॉसिबल फॉर्म है। अभी हमारे पास ए स्क्वायर की तीन पॉसिबल फॉर्म है, इन तीनों को किसी भी तरीके से कन्वर्ट करना है हमें इन दो फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो पहले इसे अलग सोल्व करेंगे, इसे अलग कर लेंगे, इसे अलग कर लेंगे और दिखाएंगे कि दो ही फॉर्म पॉसिबल है। तो इसमें हमने थ्री कॉमन ले लिया तो अंदर बचा थ्री क्यू स्क्वायर है। अब ये जो थ्री क्यू स्क्वायर है इसमें देखिए क्यू क्या है, इंटीजर है। यहाँ देखा क्यू इंटीजर है, तो क्यू का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। और अब क्यू स्क्वायर की थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा भी एक इंटीजर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या है, थ्री इंटू ये जो पूरी वैल्यू है एक इंटीजर है, तो इसे हम ये ऐसे लिख सकते हैं थ्री इंटू सम इंटीजर, ये कोई इंटीजर है। ठीक है, कुछ भी हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट हम ये देख रहे हैं कि ये थ्री इंटू इंटीजर आने वाला आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसे देखते हैं, ये है थ्री क्यू प्लस वन का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि टू इंटू ए है थ्री क्यू इंटू बी है आपका वन और प्लस बी स्क्वायर को बाद में लिख रहे हैं यानी कि वन का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे आगे एक्सपेंड करेंगे, नाइन क्यू स्क्वायर, थ्री क्यू का स्क्वायर हो जाएगा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस वन। ठीक है, हमको किसी भी तरीके से या तो ये फॉर्मूला लानी है या ये फॉर्मूला लानी है। अब अगर देखो यहाँ से थ्री कॉमन ले लें, अगर आप यहाँ से थ्री कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, थ्री क्यू स्क्वायर
प्लस यहाँ क्या बचेगा 2q प्लस 1 को अलग रखेंगे, ठीक है, ये प्लस 1, इन दो में से आपने 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3 इंटू दिस प्लस 1। अब देखिए q तो इंटीजर है, तो q इंटू 2 भी इंटीजर होगा, इसी तरीके से q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी इंटीजर होगा। इंटीजर प्लस इंटीजर, ये पूरा एक इंटीजर होगा, ठीक है बच्चों। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसे देखें 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जब इसका होल स्क्वायर को ओपन करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए है आपका 3q और b है आपका 2 प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका 9q स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12q, और ये हो गया आपका 4 प्लस 4। अब इसको भी हमको या तो इस फॉर्म में लाना है या इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब देखो अगर इस 4 को 3 प्लस 1 लिख दें हम, तो बाकी तीनों में देखिए इसे ऐसे ही रखते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को हम अगर 3 प्लस 1 लिख दें, 3 प्लस 1, तो इन तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा और ये 1 अलग रह जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म का। अगर इन तीनों में से 3 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4q, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, और ये 1 अलग है, ठीक है। तो अब ये पूरी वैल्यू क्या है, ये भी एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर की इंटीजर में मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंटीजर, 4q भी एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तीनों को ऐड करोगे तो ये पूरा क्या है, एक इंटीजर है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, इक्वल 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये 3m की फॉर्म का है, ये 3m प्लस 1 की फॉर्म का है, और ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म का है, यानी कि दो ही फॉर्म पॉसिबल है यहाँ a स्क्वायर के लिए, ठीक है। क्योंकि m जो दिया था उसने 3m और 3m प्लस 1, ये प्रूव करवा रहा था वो, और उसने खुद कहा था कि m क्या है, सम इंटीजर है, m इज सम इंटीजर, ठीक है। तो हम यहाँ इंटीजर की जगह m मान सकते हैं इसे, इक्वल 3m प्लस 1, ठीक है बच्चों। यहाँ भी क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं इंटीजर की जगह, तो ये भी हो जाएगा 3m प्लस 1, और यहाँ भी सम इंटीजर की जगह m मान सकते हो आप 3m, ठीक है। तो a स्क्वायर की 3 ही फॉर्म पॉसिबल है, 3m, 3m प्लस 1 एंड ये 2 ही पॉसिबल है, सॉरी 3m और 3m प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1 है, तो 2 ही फॉर्म पॉसिबल है वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। तो आप लिख दोगे, सो पॉसिबल फॉर्म ऑफ a आर 3m एंड 3m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 5 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की जो क्यूब होती है उसकी 3 ही फॉर्म पॉसिबल है, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 5, 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ये 3 ही पॉसिबल फॉर्म है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की, ठीक है बच्चों। तो हम मानते हैं वही हर बार की तरह, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल 3, ठीक है, b इक्वल 3 मानेंगे इसमें। सो क्या करेंगे, अप्लाइंग डिवीजन लेमा,
टू ए एंड बी इक्वल 3, इन दोनों पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज बिटवीन 0 एंड 3। ठीक है, एंड वेयर ये Q और R क्या है, ये कोई इंटीजर है, वेयर Q एंड R आर सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं ये। ठीक है, बट B को आपने क्या माना है, 3 मान लिया है, तो यहाँ B की जगह आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो मैंने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, 3। ओके, अब सिंस R एक इंटीजर है एंड R 0 एंड 3 के बीच में है, तो R की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, वो हो सकती है 0, 1 एंड 2। 3 नहीं हो सकती क्योंकि 3 से छोटा है R। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R आर 0, 1 एंड 2, हैंस A will be of the फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म का हो सकता है, या तो हो सकता है आपका 3Q, जब R 0 होगा तो 3Q की फॉर्म का हो जाएगा, जब R 1 होगा तो 3Q प्लस 1 की फॉर्म का भी हो सकता है, और R अगर 2 है तो 3Q प्लस 2 की फॉर्म का भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ए की 3 फॉर्म पॉसिबल है, बट हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें दिखाना है ए क्यूब की फॉर्म, ये 3 पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्यूब भी करना होगा हमको। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है ए क्यूब के बारे में बात की है, तो हम क्या करेंगे, जब ए की ये 3 फॉर्म पॉसिबल है तो ए क्यूब की कौन कौन सी फॉर्म पॉसिबल होंगी, ए क्यूब विल बी ऑफ द फॉर्म, इनका क्यूब कर दो, 3Q का क्यूब, ठीक है, 3Q प्लस 1 का क्यूब एंड 3Q प्लस 2 का क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इनको अलग अलग सोल्व कर रहा हूं मैं, 3Q क्यूब को अलग सोल्व करेंगे थोड़ा, इसे अलग इसे अलग। ठीक है, हियर 3Q की क्यूब अगर क्यूब करें तो कितना बन गया ये 27, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया, और ये हो गया क्यूब। ठीक है बच्चों, अगर इसको सोल्व करें और देखो इन तीनों को हमको ए क्यूब की ये 3 पॉसिबल है, बट इस फॉर्म में लाना हमको, ताकि हम ये प्रूव कर पाए कि ये 3 फॉर्म पॉसिबल है, इनको कन्वर्ट करके किसी भी तरीके से ऐसा लाना है। और m क्या है यहाँ पर, m गिवन है, m इज सम इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 27 क्यूब को इसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू, अगर 3 कॉमन ले ले तो 9Q क्यूब। ठीक है, तो ये 3 इंटू ये 9Q क्यूब क्या है, Q एक इंटीजर है तो Q की क्यूब भी इंटीजर होगा, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा भी इंटीजर होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं। क्या इंटीजर होगा उससे कोई फर्क नहीं होगा, बट आएगा ये फाइनली इंटीजर। ठीक है, तो 3 इंटू सम इंटीजर। इसी तरीके से इसे सोल्व करेंगे, 3Q प्लस 1 की होल क्यूब, तो A प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस 3A² B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है A प्लस बी की होल क्यूब का। तो इसी फॉर्मूले से हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3Q की क्यूब प्लस 3A² यानी कि 3Q का स्क्वायर, ठीक है, इंटू B प्लस 3AB² प्लस 3AB प्लस B क्यूब। ठीक है, प्लस B क्यूब, तो ये हो जाएगा 27Q क्यूब, 27Q क्यूब
ये हो जाएगा आपका, ये भी 27 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 से मल्टीप्लाई 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 9Q और प्लस 1, ठीक है। इसे मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, इक्वल ये हो गया। आप यहाँ से इन तीनों में से 3 को कॉमन ले लें अगर, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में लाना है, 3 को नहीं 9 को, ठीक है। सॉरी यहाँ भी मैंने गलत कर दिया थोड़ा, आपको लिखना था 9 की फॉर्म में लाना है, तो ठीक है 9 को कॉमन लीजिए आप यहाँ पर, 9 को कॉमन लीजिए तो अंदर बचेगा 3, ठीक है बच्चों। 9 कॉमन ले लिया तो 9 इंटू 3 27, तो ये 9 की फॉर्म में लाना है हमको, 9 इंटू सम इंटीजर हो जाएगा ये, ठीक है ना, 9 की फॉर्म में लाना है हमें। तो इसी तरीके से यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचेगा 3Q क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा Q और बाहर बचेगा ब्रैकेट से 1, ठीक है। तो अब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा क्योंकि Q इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर की मल्टीप्लाई आपस में करोगे और 3 से करेंगे, ये भी इंटीजर हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एक इंटीजर हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम 9 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब इसे सोल्व करेंगे, 3Q प्लस 2 की होल क्यूब को, 3Q प्लस 2 की होल क्यूब, वही एक प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि 3Q की क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब 2 की क्यूब, ठीक है। तो अब इसे यहाँ कर रहा हूँ मैं नीचे, ये हो जाएगा 27Q क्यूब प्लस 27Q स्क्वायर 54 2 भी है ना यहाँ, 54 हो जाएगा, 54Q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36Q प्लस 8, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं इसे, क्योंकि 9 की फॉर्म में बनाना है हमें, 9M प्लस 1, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, इतने में से 9 कॉमन ले सकते हैं हम, तो अगर 9 कॉमन ले लें, क्योंकि फिर हमारा 9M प्लस 8 बन जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो अगर 9 कॉमन ले लें तो ये बचा 27Q क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q, 9 कॉमन ले लिया और 8 ये अलग रहने दिया, ठीक है। तो अब ये पूरा, ये भी इसी तरीके से इंटीजर हो जाएगा, पूरा इंटीजर है, इंटू 9 प्लस 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू सम इंटीजर प्लस 8, ठीक है बच्चों। तो इन तीनों को हमने किस में फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 9 इंटू सम इंटीजर, 9 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 और 9 इंटू सम इंटीजर प्लस 8। अगर इस सम इंटीजर की जगह हम m मान लें तो ये हो जाएगा 9m, ये 9 इंटू सम इंटीजर ये हो जाएगा 9m, ये हो जाएगा 9m प्लस 1 और ये हो जाएगा 9m प्लस 8, और हम लिख देंगे वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज सम इंटीजर। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि a क्यूब की 3 ही फॉर्म पॉसिबल है, एक 9m वाली, एक 9m प्लस 1 वाली और एक 9m प्लस 8, ठीक है। इन 3 फॉर्म में हम a क्यूब को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन आपका 5।